अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम बात करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात के ऊपर। और पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात की जब बात की जाती है तो ये वही खिता है बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान हुआ करता था। इस वजह से इन ताल्लुकात के ऊपर हमारी बहुत सारी शेयर्ड हिस्ट्री है। हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटल अप्रोच, हमारा रिलीजन और एक इस्लामिक मुल्क दूसरे इस्लामिक मुल्क के साथ ताल्लुकात एक और नज़र से भी देखे जाते हैं कि ये दोनों एक ही थे और ये दो भाई हैं जो दो मुख्तलिफ खितों में रहते हैं। इस बात के बाद अगर हम तारीख को समझें पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात में तो हमें थोड़ी आसानी होगी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात को साल 2025 में क्यों अहमियत मिलती है। अगर आप तारीख में जाएं तो जिस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक मुल्क बना तो उससे पहले 1965 की जंग के बाद एक चार्टर ऑफ डिमांड सामने आता है जो कि शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स थे। और शेख मुजीबुर रहमान के इन 6 पॉइंट्स के अंदर मुख्ती बहीनी जैसे फोरम्स का ऐड हो जाना और फिर उसमें इंडिया और रशिया के इन्वॉल्वमेंट्स के बाद हमने देखा कि एक हिस्सा ही हमसे अलग हो गया। ये एपिसोड तो अपनी जगह बहुत करख्त है, लेकिन इन हकायक की रोशनी में अगर देखें तो नया बनने वाली रियासत बांग्लादेश एक ऐसा देश बना जो बंगाली बोलने वालों का देश बना और वो तमाम राइट्स जिनकी वजह से उन्होंने अपने मुल्क को हासिल किया, अब वो मुल्क शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में आगे बढ़ रहा था। शेख मुजीबुर रहमान जो कि पाकिस्तान के हवाले से एक सख्त बयानियां रखते थे और उनकी पार्टी अवामी लीग की बात करें, जमात इस्लामी की बात करें बांग्लादेश के अंदर तो अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस अपोजिशन और इस रियलिटीज़ के साथ बांग्लादेश के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करती रहीं कि वहाँ पर लोगों की जो आवाज़ है वो पाकिस्तान के खिलाफ बुलंद करके वो अपने इलेक्शन और वोटिंग और कैंपेन्स को हिस्सा बनाते रहे। लेकिन इस बात को अगर हम ज़हन में रखें तो अब इस बात को समझने में आसानी होगी कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद, शेख हसीना वाजिद, जिनको अभी बांग्लादेश की अवाम ने जेन जेड या करप्शन चार्जेस के ऊपर, ऑटोक्रेसी चार्जेस के ऊपर अपने मुल्क से बाहर निकाला और एक इनकलाब दोबारा आया। इस दूसरे इनकलाब में जब शेख मुजीबुर रहमान की बेटी का वहाँ से जाना है तो इसका मतलब है उस आइडियोलॉजी को शिकस्त हुई है बांग्लादेश में जो एंटी पाकिस्तान थी, उस आइडियोलॉजी को शिकस्त हुई है जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ना रखने की हामिल जमात समझी जाती थी। तो अवामी लीग की शिकस्त के बाद एक डोर ओपन होता है और खालिदा ज़िया और इसके अलावा वहाँ पर इस वक्त जो चीफ एडवाइज़र हैं, हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट हैं, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल लॉरेट हैं, उनका वहाँ पर आना एक नए दौर और एक नए रास्ते पाकिस्तान की और बांग्लादेश के हवाले से ओपन करते हैं। ये तारीखी पस मंज़र आपसे डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप ये समझ सकें कि जो 15 साल का टन्योर था शेख हसीना वाजिद का, एक ऐसा टन्योर था जहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात ना सिर्फ ख़राब रहे बल्कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे ऐसे फोरम्स जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ बैठ सकते थे, वो मौके हमने गंवाए। अब 14 साल बाद, 15 साल बाद हमारे बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन ना सिर्फ बहाल हुए बल्कि बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़, नई हॉराइजन्स जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। हम 5 चीज़ों पर बात करेंगे कि कौन सी 5 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान बांग्लादेश के रिलेशन के हवाले से इस साल में इंपॉर्टेंट देखी गई। सबसे पहला जो कंसर्न है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से जो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस का बेहतर होना है, इसको कंसीडर किया जा रहा है। यानी 15 साल बाद फॉल ऑफ रजीम ऑफ शेख हसीना वाजिद के बाद हम ये देखते हैं कि एक हार होती है उस बयानिए की जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था। तो अब नई जो वहां पर क़यादत है वो पाकिस्तान प्रो या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने की हामी है। दूसरी बात ये कि इसमें हमने ये देखा कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिस्कशंस में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार बांग्लादेश जाते हैं। 2 दिन के विजिट के ऊपर बहुत सारे अहम फैसले होते हैं और इन फैसलों के अंदर ट्रेड की बहाली की बात की जाती है, एयर ट्रैफिक की बात की जाती है, नए रूट्स खोलने की बात की जाती है, पाकिस्तान की पोर्ट्स को कनेक्ट करने की बांग्लादेश से बात की जाती है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नहीं हुई थी। सो अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की एयरलाइन फ्लाई जिना जो है वो कराची से ढाका जा रही है और बांग्लादेश की एयरलाइन ढाका से 29 जनवरी को पाकिस्तान आएगी। ये जो ओपनिंग है एयर ट्रैफिक की, ये बहुत सारे जो डेलीगेशंस हैं, बहुत सारी डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट्स हैं उसको सपोर्ट करेगी। दूसरी जो बात इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इकोनॉमिक पैक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं, जिसको हम पाकिस्तान बांग्लादेश ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की पोर्ट को गवादर, पसनी और जो कराची पोर्ट्स हैं इनको बे ऑफ बंगाल और बंगाल के साथ अटैच किया जाएगा। हम ये देखते हैं कि किस तरह से हलाल ट्रेड के हवाले से जो एग्रीमेंट्स हैं वो हुए, राइस और एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान उनका तबादला होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है कि जब आपका ट्रैक 1 जो है वो बेहतर हुआ है पाक बांग्लादेश के साथ तो ये वाले जो एरियाज हैं ये भी इंप्रूव होते नजर आएंगे। इसके बाद वीजा के हवाले से जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी इसमें वाज़ेह हुई हैं कि जो वीजा डिप्लोमेटिक वीजाज हैं और जो गवर्नमेंट वीजाज हैं उनकी वीजा फ्री एंट्री बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर दोनों की तबादला होना ये एक अहम संग मील होगा, बिकॉज इसके बाद बहुत से डेलीगेशन को दोनों ममालिक में जाने आने के लिए बहुत सहूलत दस्तयाब होगी। ये जो ट्रैक 1 का मैंने सारे पैरामीटर्स आपसे डिस्कस किए, बज़ाहिर लगता है कि एक जाल बिछ चुका है, बज़ाहिर लगता है कि एक रोड डेवलप हो चुका है, जिस रोड के बाद
इनके डेलीगेशंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे जो ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन है वो आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है रिवाइवल ऑफ सार्क की। हमने देखा कि सार्क जो है वो साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो बहुत नॉन फंक्शनल रही है। इंडिया का किरदार अपनी जगह, लेकिन बांग्लादेश का जो कोल्ड शोल्डर है पाकिस्तान के लिए, ये भी शायद हमेशा से इसकी दरार बनता रहा। शेख हसीना वाजिद का टेन्योर, सार्क की फंक्शनैलिटी को, बहुत दफा सार्क के समिट्स में ना आने को, बहुत दफा पाकिस्तान को इस फोरम में आइसोलेट करने को इंडिया का साथ देता रहा। अब शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद जो इस वक्त वहां का सेटअप है, शायद वो थोड़ा लिबरल माइंड्स का है और वो चीजें और तरह सोच रहा है, और इसलिए वो नहीं चाहते कि वो इंडिया के साथ डिपेंडेंट हो, और वो एक रीजनल फोरम जो सार्क है उसकी बहाली चाहते हैं। यही पाकिस्तान भी चाहता है। तो अब दो बड़े ममालिक बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जब सार्क की बहाली की बात कर रहे हैं तो शायद ये बात इंडिया को बेहतर नहीं लग रही। इसलिए रिवाइवल ऑफ सार्क जो है वो इस रीजन के अंदर पाकिस्तान के बयानिए की जीत भी है और इंडिया के उस बयानिए की हार भी है जिसको वो आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान को वो आइसोलेट करे इन द रीजन। एक और चीज जो इसमें डेवलप हुई वो ये कि एक रीजनल इंटीग्रेशन जो है इसमें बहाल होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों साउथ एशिया में हैं, लेकिन दोनों देखें तो दोनों साउथ एशिया के दोनों साइड्स के ऊपर हैं। तो दरमियान में सिर्फ एक इंडिया है और इसके साथ जो बाकी रीजनल कंट्रीज हैं जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये सारे आपस में इंटीग्रेट होंगे बिकॉज अब ये एक ओपनिंग फोरम होगा, बिकॉज ये एक ऐसा डिप्लोमेटिक स्मूथ रोड होगा जिसमें वो ममालिक जिनके अंदर इस वक्त गवर्नमेंट्स तब्दील हुई हैं, श्रीलंका के डिफॉल्ट के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट का एंटी इंडिया स्टांस, नेपाल के अंदर जनरेशन जेड के इनकलाब के बाद इंडिया की इन्वॉल्वमेंट्स के ऊपर बात, और बांग्लादेश के इनकलाब के बाद हसीना वाजिद को सपोर्ट करने पर इंडिया के खिलाफ आवाजें, ये सारे वो कॉमन फैक्टर हैं जो इंडिया को उसके अपने ही खत्ते में अलग कर रहे हैं। और पाकिस्तान, नेपाल और इसके साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंकन, ये तमाम दोस्त ममालिक जो हैं आपस में एक इल्हाक चाहते हैं। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त और फॉलोअर्स मुझे वहाँ से पैगाम भी भेजते रहते हैं नेपाल से, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपकी कमेंट्स का, और आप मुझे जब स्क्रीन पे देखकर मुझे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि इस रीजन के अंदर दो लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू है, एक नेपाल से पाकिस्तान के लोगों के साथ जो एफिलेशन है उसको हमेशा एक पजीराई मिलती है। इसलिए ये जो बांग्लादेश के साथ राहें हमवार होना है, ये एक रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ भी एक माइलस्टोन साबित होगा और अच्छी चीज होगी। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो कल्चरल और मीडिया की जो एंगेजमेंट्स हैं जिसको मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के मीडिया हाउसेस के दरमियान एग्रीमेंट होने जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान ने एक पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के नाम से 500 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को ऑफर भी की हैं। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि अब पीपल टू पीपल इंटरेक्शन में ना सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन, ना सिर्फ हमारे दरमियान ताल्लुकात और मोहब्बतें बढ़ेंगी जो कि आने वाले दिनों में फ्रूटफुल साबित होंगी। और एक लास्ट चीज, डिफेंस कॉपरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के एडमिरल्स जो हैं वो बांग्लादेश जाते हैं और एयर चीफ ऑफ बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान आते हैं। इन दोनों के दरमियान ना सिर्फ नेवी के मुआहदे होना बल्कि एविएशन के हवाले से, और स्पेशली एक वॉइस जिसको अभी कंफर्म नहीं किया जा रहा पाकिस्तान सोर्सेज से कि JF-17 थंडर को भी बांग्लादेश पाकिस्तान से खरीदेगा, जिसका मतलब है पाकिस्तान की टेक इकोनॉमी प्लस पाकिस्तान की डिफेंस इकोनॉमी और बांग्लादेश के दिफा के लिए पाकिस्तान की अवेलेबिलिटी। ये एक बड़ा न्यू टर्न है, एक बड़ा न्यू एरा है जिसमें वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान मुखालिफ रहा है अब पाकिस्तान के साथ अपनी ना सिर्फ इस्लामिक यकजहती शेयर कर रहा है बल्कि एक अपना जो पास्ट हिस्ट्री है उसको शेयर कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हम पाकिस्तान बांग्लादेश के 2025 के जो तमाम हालात आपके सामने रख चुके हैं, इन 5 एनालिसिस और इन 5 पॉइंट्स पे आप देख सकेंगे और आप ये अंदाजा भी लगा सकेंगे कि आने वाला फ्यूचर जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान और बांग्लादेश और तमाम ममालिक जो खित्ते में अमन चाहते हैं उनकी जीत होगी।